हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। जो स्टाइशियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की ये सीरीज आप देख रहे हो, लास्ट एपिसोड में जैसे आपने देखा कि मैं आपको बताता हुआ दिख रहा था तुल्यांकी भार को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आप कैसे अटेंड करोगे। ये जो लेक्चर, ये जो एपिसोड आप देख रहे हो, इसके अंदर मैं आपको एक सामान्य सूत्र तुल्यांकी भार और ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणुभार को संबंधित करने वाला वो मैं आपको बताता हुआ दिख रहा हूं, और कैसे हम उससे संबंधित प्रॉब्लम बनाएंगे वो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए जरा, मैंने यहां पे जैसे लिखा है तुल्यांकी भार को कैलकुलेट करने के लिए सामान्य सूत्र। ये देखिए, तो जब भी हम जो भी हमने अभी तक एपिसोड्स देखे उसमें हमने ये समझा है कि अगर मैं तुल्यांकी भार को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मतलब इक्विवेलेंट मास को, तो ये इक्वल है ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणुभार। न्यूमरेटर में तो ऊपर यही आने वाला है, डिवाइड बाय, मैं इसको आज के बाद ऐसे लिख दिया करूंगा जे फैक्टर। ये देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जे फैक्टर क्या चीज है, जे फैक्टर क्या कोई नई चीज आ गई क्या? नहीं, ये देखिए, जो जे फैक्टर है मतलब एक ऐसा वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो जे फैक्टर, देखिए जैसे परमाणु के लिए क्या है, आंसर है वैलेंसी है। ये देखिए, जिसको हमने संयोजकता बोला है। समझ रहे हैं आप? मतलब जब भी हम परमाणु का तुल्यांकी भार लिखना चाहते हैं तो जो भी उसका ग्राम परमाणु भार है उसको हम डिवाइड कर दिए थे वैलेंसी से, इसलिए जे फैक्टर परमाणु के लिए वैलेंसी है। तो जे फैक्टर एक बड़ा, हम मान सकते हैं कि अम्ब्रेला हो गया, जिसके अंदर अब ये डिफरेंट देखिए यहां पे टर्म्स आ जाएंगी। जैसे जे फैक्टर अम्ल के लिए क्या होगा? हां बिल्कुल सही, ये क्षारीयता, जिसको हमने बेसिसिटी बोला है, होगा। ये देखिए, तो ये सब हमको ऑलरेडी पता है। जे फैक्टर क्षार के लिए, तो जब भी मैं जे फैक्टर क्षार के लिए लिखूंगा तो ये अम्लीयता होगी, जिसको हमने एसिडिटी बोला है। ऐसे ही जे फैक्टर आयन के लिए, तो जब मैं आयन के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आयन पर उपस्थित आवेश। ये देखिए, आयन पर उपस्थित कुल आवेश। ऐसे ही अगर मैं जे फैक्टर लिखूंगा ऑक्सीकारक अथवा अपचायक के लिए, तो ये TCI1 होगा स्टूडेंट्स। और ऐसे ही जे फैक्टर लवण के लिए, तो लवण के लिए क्या बताया था? जे फैक्टर जो भी उसमें धनायन है, तो धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश मल्टीप्लाई बाय धनायनों की संख्या, या फिर हम ऋणायन के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अथवा ऋणायन पर आवेश
मल्टीप्लाई बाय ऋणायनों की संख्या। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि जे फैक्टर कोई नई चीज नहीं है। जे फैक्टर जो हम अभी तक पिछले एपिसोड्स में देखते हुए आए हैं, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी वही हमने जे फैक्टर नाम रख दिया है। स्पेशली जे फैक्टर में जे का क्या मतलब है? एक्चुअली कई बुक्स इसको लिखती हैं एन फैक्टर, कई बुक्स इसको लिखती हैं एक्स फैक्टर। मैंने इसका नाम रख दिया है जे फैक्टर। जे का मतलब जैन है, कपिल जैन, जो आपके गुरु आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, जैन। तो जब भी हम तुल्यांकी भार और ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणुभार को संबंधित करना चाहते हैं तो हमेशा जे फैक्टर से कर सकते हैं। अगर जे फैक्टर का मान 1 है तो फिर तुल्यांकी भार तथा ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणुभार इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, आपको जैसे मैंने ये बताया था नॉर्मेलिटी, ये देखिए, जिसको हमने कैपिटल एन से लिखा था, तो आज के बाद हम इसको भी ऐसे लिखेंगे। देखिए, जे फैक्टर इंटू मोलरिटी। नॉर्मलता जे फैक्टर इंटू मोलरता के बराबर होती है। ये देखिए बच्चों, क्लियर हो गया क्या सभी को? तो ये भी संबंध बहुत काम आने वाला है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में। तो अब जैसे आपको बोला जाए उदाहरण, निम्नलिखित के लिए नॉर्मलता, जिसको हमने कैपिटल एन लिखा है, तथा मोलरता, जिसको हमने कैपिटल एम लिखा है, में संबंध बताइए। ये देखिए, जैसे आपको फर्स्ट केस दे रखा है KMnO4 अम्लीय माध्यम में, तो अब आप बता सकते हो क्या? हाँ, अम्लीय माध्यम में आपको चेंज पता है। तो KMnO4 अम्लीय माध्यम में मतलब H+ आयन की उपस्थिति में Mn+2 में परिवर्तित होता है। तो यहां पे KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक +7 है, +7 से +2, TC आयन का मान आपको पता चल गया 5 है। तो बस जैसे आपको पता चला 5 है, तो इसलिए आप यहां पे लिख सकते हैं नॉर्मलता, जो हमने लिखा था जे फैक्टर इंटू मोलरता। तो जे फैक्टर कितना आ गया? 5, तो 5 इंटू मोलरता हो गई। ये देखिए, तो आप तुल्यांकी भार तो लिख ही सकते थे यहाँ पे कि KMnO4 का जो भी ग्राम अणुभार होता उसको डिवाइड बाय 5 कर देते। ऐसे ही आप नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध भी लिख सकते हो, किसी के लिए भी लिख सकते हो। जैसे दूसरा उदाहरण देखो, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, आप लिख सकते हो। तो K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, इसका मतलब K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में किस में परिवर्तित होता है? Cr+3 में। तो आपको K2Cr2O7, अब तो आपको रट गए हैं ये, क्रोमियम +6 है, तो क्रोमियम +6 से +3, 2 क्रोमियम परमाणु हैं, तो TCl का जो मान है ये 2 × 3 मतलब 6 है। ये देखिए, और अगर 6 है तो फिर आप यहां पे लिख सकते हैं जो नॉर्मलता है जे फैक्टर इंटू मोलरता, तो ये हो जाएगा 6 इंटू मोलरता। ये देखिए, ठीक है बच्चों? और देखते हैं कुछ उदाहरण यहां पे, पहले वो लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जैसे मान लेता हूं मेरे पास AlPO4 है ना, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है आपको बोल रहा है कि उसके लिए नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताइए। तो ये तो लवण है, और आपको इसकी स्प्लिटिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 1 एल्यूमिनियम +3 + 1 PO4 -3। फॉस्फेट पर पक्का है कि -3 चार्ज होता है। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हो? जे फैक्टर, चाहे तुम धनायन के सापेक्ष लिखो चाहे ऋणायन के सापेक्ष लिखो, 3 × 1 ही होगा। ये देखिए, ये जे फैक्टर,
ठीक है, तो इसलिए यहां नॉर्मलता जो जे फैक्टर इनटू मोलरता है, तो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू मोलरता। ऐसे ही इसकी जगह अगर हम यहां पे लेते हैं, अच्छा जैसे कोई मान लेते हैं कि हमारे पास है इस प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे हमारे पास है ब्रोमीन, इससे ब्रोमाइड आयन बन रहा है और इससे BrO3-1 बन रहा है, ये ब्रोमेट आयन। तो ये हमने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी है। डिसप्रपोर्शनेशन अभिक्रिया में अगर आपको तुल्यांकी भार लिखना है, जैसे ब्रोमीन का है ना, तो ब्रोमीन का तुल्यांकी भार, अब एक्चुअली डिसप्रपोर्शनेशन में होता क्या है कि ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में भी परिवर्तित होता है और ब्रोमीन ही ब्रोमेट आयन में भी परिवर्तित होता है। तो जो ग्राम अणुभार है ब्रोमीन का, ये देखिए डिवाइड, एक तो मैं यहां पर करूंगा जो एक वाला चेंज है यहां पे, मतलब जब ब्रोमीन ऑक्सी कारक की भांति व्यवहार बता रहा है तब TCI1 कितना है, ठीक है ना। और ऐसे ही प्लस करूंगा ग्राम अणुभार ब्रोमीन का जब ये अपचायक की भांति व्यवहार बता रहा है, जब ब्रोमीन अपचायक की भांति व्यवहार बता रहा है, इसका तब मैं TCI1 यहां पे लिखूंगा। तो इस प्रकार से मैं किसी डिसप्रपोर्शनेशन का कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों। तो यहां पे ब्रोमीन का तुल्यांकी भार देखिए, मैं वहां पे लिखता हूं आपको। हाँ बच्चों देखिए, तो यहां अब मैं लिख सकता हूं ब्रोमीन का तुल्यांकी भार। तो ब्रोमीन का जो ग्राम अणुभार है, ग्राम अणुभार, एक्चुअली ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है और इसका जो ग्राम परमाणु भार है वो 80 है। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, और डिवाइड बाय, जब ब्रोमीन ऑक्सी कारक की भांति व्यवहार बता रहा है तब TCI1। तो देखिए यहां ब्रोमीन 0 से -1 मतलब अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये यहां पे ऑक्सी कारक की भांति व्यवहार बता रहा है। तो इस स्थिति में जो TCI1 है, ये ब्रोमीन 0 है, यहां -1 है और यहां ब्रोमीन +5 है। तो इसका मतलब यहां जो TCI1 है वो कितना है, 2 के सापेक्ष 2 का है। और अगर यहां हम देखें TCI1 तो 2 परमाणु के सापेक्ष 10 का है। तो बच्चों ग्राम अणुभार को यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा और प्लस ग्राम अणुभार जो ब्रोमीन का है उसको यहां पे 10 से डिवाइड करूंगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 10 और यहां पे जो 160 है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 एलसीएम लिया और ये आपका 160 है, ये देखिए। तो ये किसी भी डिसप्रपोर्शनेशन अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो हमने जैसा भी कैलकुलेशन किया, डिसप्रपोर्शनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही परमाणु ऑक्सीकारक भी की भांति व्यवहार बता रहा है और अपचायक की भांति भी व्यवहार बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी जगह जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास HNO3 है और ये NO2 में परिवर्तित हो रहा है और इसके लिए मुझे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताना है। तो यहां नाइट्रोजन +5, यहां नाइट्रोजन +4, इसका मतलब इसका जो J फैक्टर है, जिसको ऑब्वियसली हम यहां पे TCI1 बोलेंगे, वो है 1 का। और जब मैं नॉर्मलता को यहां पे संबंधित करना चाहूंगा मोलरता से, तो फिर ऐसे कर देंगे 1 इंटू मोलरता, मतलब नॉर्मलता और मोलरता यहां पे बराबर है। इसकी जगह जैसे अगर ये होता, जैसे यहां पे मेरे लिए H3PO4 होता, तो अब H3PO4 क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब इसको अम्ल की भांति मानेंगे।
और जब हम इसको अम्ल की भांति मान रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो क्षारीयता है वही तो इसका जे फैक्टर होगा। तो कितना बताया था? 3, इसलिए नॉर्मलता 3 टाइम्स मोलरिटी के होगी। ये देखिए बच्चों, तो मुझे जे फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, और जे फैक्टर एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है, ये अभी हमने परिभाषित कर दिया कि जे फैक्टर क्या है। ठीक है, अब जो हमारे पास तुल्यांकी भार, ग्राम अणुभार, ग्राम परमाणु भार, ये सब इकट्ठे हो गए हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इनको कैसे हम और प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और तुल्यांकी भार, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट ने अपनी कन्वीनियंसी के लिए बनाया है, अपने फायदे के लिए बनाया है। ये फायदा क्या है, किस प्रकार से तुल्यांकी भार को अगर कैलकुलेट करेंगे तो फायदा होगा ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार की जगह, तो वो भी आप अगले एपिसोड में मुझे करता हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ना है बच्चों, और आपको अब ये समझ में आ गया कि जब भी तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है तो जो भी ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार है, हम उसको डिवाइड कर दिया करेंगे जे फैक्टर से। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो चलिए अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, ये लिख लीजिए सभी।